हार्दिक स्वागत करता हूं एग्ज़ाम डोज चैनल में, यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं बीएड सेकंड ईयर के 2021 के जो आगरा यूनिवर्सिटी के पेपर हैं, जो ऑप्शनल पेपर होने हैं। सब्जेक्ट कोड 201, इसमें 5 यूनिट हैं, जिनमें से फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करते हैं आज। और चलिए शुरू करते हैं। संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं जॉन लॉक, ऑप्शन है अरस्तु, हार्वर्ड और कांट। तो इसमें जो है अरस्तु जो है संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता है। दूसरा क्वेश्चन है अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? सुकरात, अरस्तु, जॉन लॉक, प्लेटो। तो इनमें से ऑप्शन सही है जॉन लॉक। अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता जॉन लॉक है। तीसरा क्वेश्चन है दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तर्कशास्त्र मीमांसा। तो जैसा कि इसमें विदित है, दिया गया है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध, तो ज्ञान से संबंध हो तो ज्ञान मीमांसा ही रखेगी। इसका ऑप्शन है ज्ञान मीमांसा। आगे है अगला क्वेश्चन है हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? तो हंटर आयोग का ऑप्शन है आपको 1936, 1882, 1917, 1986। तो सही ऑप्शन है 1882 में। अगला है क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कौन सा चरण हिंडाल्गो मॉडल 1902 से 1967 का भाग नहीं है? पाठ्य वस्तु का चुनाव, पाठ्यचर्या परिकल्पना, आवश्यकताओं की पहचान या पाठ्य वस्तु का संगठन। तो ऑप्शन इसका सही होगा पाठ्यचर्या परिकल्पना जो है इसका हिंडाल्गो मॉडल का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाश करता है? तो अरस्तु, सुकरात, रसेल, विलियम जेम्स। तो सही ऑप्शन है रसेल। अगला क्वेश्चन है आपका उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? तो उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। ऑप्शन आ बा में 3, सा में 2 और दा में 4। तो उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो आध्यात्मिक ज्ञान और एक भौतिक ज्ञान। आगे है श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं? 10वें अध्याय में, 12वें में, 16वें में या 18वें में? तो सही उत्तर होगा श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं। ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया है सुकरात एवं प्लेटो ने, अरस्तु ने, जॉन डीवी ने, जेम्स ने। तो ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत जो दिया है वो सुकरात एवं प्लेटो ने दिया है। अगला ऑप्शन है आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। आगमन विधि जो है उसके अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट को सामान्य की ओर, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर, या नियम से उदाहरण की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आगमन विधि में क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर आया जाता है। यही आगमन विधि का ज्ञान प्रदान किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य होता है, ज्ञान सदैव गतिमान रहता है, ज्ञान का आधार सूचना होती है, ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है। तो सही ऑप्शन है इसमें देखिए ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य होता है, यानी अनुभव पर आधारित ही ज्ञान होता है। बिल्कुल सही है। ये पूछ रहा असत्य कौन सा है? तो ये पहला तो हो नहीं सकता। दूसरा ज्ञान सदैव गतिमान रहता है, ये भी बात सही है। ज्ञान हमेशा बढ़ता ही रहता है। ज्ञान का आधार सूचना होती है, ज्ञान का मतलब सूचना भी होती है भाई।
ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है, ज्ञान की मतलब कोई सीमा नहीं है, यही कथन कहता है। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी, यानी ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा होती है यानी नहीं होती, तो इसलिए ऑप्शन यही होगा, असत्य यही है। अगला है क्वेश्चन, इल्मट टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो आ 1, बा 2, सा 3 और द 4, यानी 3। इल्मट टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी ऑप्शन सी सा सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है, ज्ञान, अवबोध, स्मृति, जाने ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान, अवबोध, स्मृति या मूल्यांकन। तो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता, ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या नहीं आता है, यानी ज्ञान तो आता ही आता है, अवबोध यानी चेतना और उसका मूल्यांकन भी उसके अंतर्गत आता है, यानी तो इसके अंतर्गत नहीं आता, वो है स्मृति, स्मृति नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित है, तो आगमन विधि तर्क पर आधारित है या निगमन विधि आधारित है या प्रत्यक्ष विधि, तो आगमन और निगमन दोनों ही विधि कैसी हैं, तर्क पर आधारित हैं, इसका ऑप्शन होगा डी सही। ज्ञान के स्रोत हैं इंद्रिय अनुभवजन, तर्क बुद्धि, अंतर्प्रज्ञा, उपयुक्त सभी, ये कैसे हैं, सभी जो है ज्ञान के स्रोत हैं, उपयुक्त सभी, तीनों के तीनों, तो उसका डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का सिद्धांत नहीं है, बुद्धिवाद का सिद्धांत, अनुभववाद, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, प्रायोगिक सिद्धांत, योग सिद्धांत। तो ज्ञान का सिद्धांत इसमें अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत जो है वो ज्ञान का सिद्धांत नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि, निगमन विधि, प्रयोग विधि या उपयुक्त सभी, तो ज्ञान प्राप्त करने की तीनों ही विधियां हैं, यानी उपयुक्त सभी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है, ज्ञान संस्कृति ठहराव लाता है, ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है, ज्ञान संस्कृति का संरक्षण करता है, ज्ञान संस्कृति का विकास करता है, तो ज्ञान संस्कृति में ठहराव लाता है, ये सही होगा, यानी ये नहीं होगा, ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है, बिल्कुल सही है। जो ज्ञान ही क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी में आता है, ज्ञान संस्कृति का संरक्षण करता है, मतलब ज्ञान होगा तभी संस्कृति आगे बढ़ पाएगी। और तीसरा, ज्ञान संस्कृति का विकास है, मतलब ज्ञान होगा तभी वो संस्कृति विकसित कहलाएगी, यानी ज्ञान संस्कृति ठहराव कभी नहीं लाता, तो यानी ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यानी पहला असही नहीं है। अगला एमाइल लिख रहा है, थोड़ा गलत हो गया है, ये एमाइल होनी चाहिए। एमाइल पुस्तक का लेखक कौन है, तो एमाइल जो है रूसो की पुस्तक है, डी.वी. रसेल, एडम्स, इनमें से नहीं किसी की, रूसो की पुस्तक है। रिपब्लिक पुस्तक का रचयिता कौन है, तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, किलपैट्रिक, तो यानी प्लेटो है रिपब्लिक का। आगे, बालक की खोज नामक पुस्तक के लेखक हैं फ्रॉवेल, रॉस, वाल्टर मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी ने जो है बालक की खोज नामक पुस्तक जो है लिखी। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है कहा है जॉन एडम्स, रायबर्न का या वाटसन या डी.वी. तो जॉन एडम्स का है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा आयोग 1964 से 66 की रिपोर्ट का शीर्षक है राष्ट्रीय एवं शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन, कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन प्रतिवेदन, भारतीय शिक्षा रिपोर्ट। तो इसमें सही ऑप्शन है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, यानी असही है। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे, हंटर, सैडलर, एस.पी. जैकब, चोएल राइस, यानी हंटर कमीशन जो था तो 1882 के अध्यक्ष कौन थे, हंटर थे। आगे, सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने नीति में सुधार किया,
1919, 1918, 1920, 1917 यानी 1917 की नीति में सेंट्रल आयोग की उस पर वो किया, सुधार किया। अगला है VEP, वेब का पूरा नाम क्या है? तो वेब का नाम है वोकेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी सी सही होगा इसमें। आगे है सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया था प्रकृतिवाद ने, आदर्शवाद ने, प्रयोजनवाद ने, यथार्थवाद ने। तो आदर्शवाद ने सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया था। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है यथार्थवाद को, आदर्शवाद को, अ एवं व दोनों को, या इनमें से किसी को नहीं। तो शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय जो है यथार्थवाद को दिया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य, अगला क्वेश्चन है शिक्षा के उद्देश्य सदैव एक से रहते हैं, परिवर्तित होते हैं, अ ब तथा ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा शिक्षा के उद्देश्य सदैव एक जैसे नहीं रहते, समय काल देश को देखते हुए वो परिवर्तित होते हैं, इसलिए ब आंसर सही होगा। तर्क प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, बौद्धिक प्रक्रिया अ तथा ब दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो तर्क जो प्रक्रिया है वो मानसिक भी है और बौद्धिक भी है, यानी अ तथा ब दोनों ठीक होंगे, यानी सी सही होगा इसका सर। अगला करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि पर, कहानी विधि पर, परियोजना विधि पर, तुलनात्मक विधि। देखो तुलनात्मक विधि पर हो नहीं सकता, कहानी विधि में तो स्टोरी सुनाते हैं, परियोजना विधि में भी प्रोजेक्ट होता है, उस पर भी नहीं होता। प्रयोगशाला विधि एक ऐसी है जिसमें करके सीखा जा सकता है, ठीक है ना। बच्चा जो है अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा, कर्म इंद्रियों द्वारा जो है प्रयोगशाला में करके सीखता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा। अगला है कौन सा यंत्र भव्य दृश्य सामग्री कहलाता है? रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न। देखिए भव्य दृश्य सामग्री है, यह श्रव्य होने, भव्य नहीं, यहाँ पर होने श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री का मतलब है जैसे देखा भी जा सके और सुना भी जा सके। तो रेडियो को केवल सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। ग्रामोफोन जो होता है उसको भी हम लोग जो है सुन सकते हैं फ़ोन को। टेप रिकॉर्डर को भी सुनते हैं, लेकिन टेलीविज़न को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसलिए दृश्य सामग्री के अंदर कौन आता है? टेलीविज़न आएगा, यानी डी सही है। प्लेमेटिको शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन से, अंग्रेजी से, या ग्रीक से, या ऊँच से? ऊँच नहीं, यहाँ पे और कुछ नहीं, लैटिन वगैरह होना चाहिए, लैटिन है। तो ये जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला है इसमें अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय है मातृभाषा, हिंदी या अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान तथा विकास, उपयुक्त सभी। अनिवार्य विषयों के अंतर्गत ये आने वाले, तो इसमें द होगा। उपयुक्त सभी मातृभाषा भी होती है, हिंदी या अंग्रेजी, दोनों में से कोई हो सकती है। सामान्य विज्ञान तथा विकास ये भी जो है अनिवार्य है, तो उपयुक्त सभी आएंगे इसके अंतर्गत। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? तो आगमन विधि, निगमन विधि, या प्रत्यक्ष विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? आगमन विधि तर्क पर आधारित, निगमन विधि तर्क पर आधारित है, प्रत्यक्ष विधि जो है तर्क पर आधारित है, इसमें तो देख के सामने किया जाता है, ठीक है। तो इसका तर्क पर कौन सी तर्क पर आधारित नहीं है? तो तर्क पर आधारित कौन सी नहीं है? प्रत्यक्ष विधि नहीं है, इसका सी सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ज्ञान संस्कृति ठहराव लाता है, ज्ञान संस्कृति का क्षरण करता है, ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है, ज्ञान संस्कृति का विकास करता है। तो देखिए ज्ञान संस्कृति का क्षरण करता है, यानी संस्कृति को खराब करता है, नहीं, ज्ञान कभी नहीं करता। ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है, बिल्कुल सही, ये करता है। और ज्ञान संस्कृति का विकास करता है, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है इनमें से? तो ज्ञान संस्कृति का ठहराव लाता है, ये दोबारा क्वेश्चन दे दिया गया है, यानी ठहराव नहीं लाता है। अगला है ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो पहला होगा समझना, दूसरा सोचना, तीसरा विश्लेषण एवं संश्लेषण, और अगला है उपयुक्त सभी। तो ज्ञान प्राप्ति के ये तीनों मार्ग हैं, समझना भी है, सोचना भी है, थिंकिंग करना भी है, विश्लेषण एवं संश्लेषण दोनों भी है, यानी उपयुक्त सभी, यानी डी सही होगा। किसके अनुसार एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र पूंजी है?
तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, दोनों ने कहा है, या लॉक के अनुसार? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है इसको जो है ज्ञान शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमेय ज्ञान, या उपमेय ज्ञान, या कैवल्य ज्ञान? कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका आंसर ये होगा उपमेय ज्ञान, कैवल्य ज्ञान आता है, ये होगा, ये होना चाहिए आता है। निम्न यहाँ ये गलत क्वेश्चन लिख गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत आता है, ये आना चाहिए। तो कैवल्य ज्ञान आता है, ठीक है, केवल ज्ञान आता है, नहीं होना चाहिए। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 45? तो अनुच्छेद 45 में लिखा है शिक्षा सबके लिए है। दर्शन ज्ञान का विषय है, यह कथन है फिक्टे का, सुकरात का, अरस्तु का, रूसो का? तो ये फिक्टे का। आगे है वचन का संबंध है इंद्रिय अनुभव से, बुद्धि तर्क से, व दोनों से। यह ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा डी, यह ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। आगे है निम्न में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? जैन दर्शन के अंतर्गत कौन सा ज्ञान नहीं आता है? तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, शब्द ज्ञान? तो शब्द ज्ञान नहीं आता। ज्ञान की विशेषता है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान सभ्यता है, ज्ञान असीमित है, उपयुक्त सभी। ज्ञान शक्ति है, बिल्कुल सही है। ज्ञान सभ्यता है, बिल्कुल सही है। ज्ञान असीमित है, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी इसका होगा। ये तीनों विशेषताएं ज्ञान में होती हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? यानी 3 भागों में। अगला है प्रधान अध्यापक जन्मजात ये कहता है प्रधान अध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, ये किसने कहा है? तो जी रीडन ने या फिने ने या पी रेन ने? तो यानी पी रेन ने कहा है। ये पाठचर्या को प्रभावित करने वाला कारक है राष्ट्र की शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली, शासन की नीतियाँ, उपयुक्त सभी। पाठचर्या को प्रभावित करने वाला कारक जो है उपयुक्त सभी हैं। राष्ट्र की शिक्षा नीति भी है और परीक्षा प्रणाली भी है, शासन की नीतियाँ भी हैं, तीनों ही उपयुक्त सभी। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य, विवेकानंद, स्वामी दयानंद और जैमिनी यानी शंकराचार्य थे। अंतःप्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक हैं हेनरी बर्गसे, हेनरी मैन, रूसो, इनमें से कोई नहीं। तो अंतःप्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक हैं वो है हेनरी बर्गसे। अगला, अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है, उक्त कथन है हाब्स, लॉक, रूसो, प्लेटो। अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है, लॉक का है। कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? ज्ञान शक्ति है, बिल्कुल सही है। ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, बिल्कुल सही है। सत्यता ही ज्ञान है, बिल्कुल सही है। ज्ञान की सीमा है, यानी डी गलत होगा, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है।
प्लेटो ने विकास किया संवाद विधि का, मनन विधि का, आगमन विधि का, निगमन विधि का। प्लेटो ने जो है संवाद विधि का। प्लेटो जो जाते थे उस समय पे तो लोगों के पास जा जाकर अपने विचार उनको प्रकट करते थे, ठीक है। तो संवाद विधि का जो है उन्होंने क्या कहते हैं प्लेटो ने। अगला है, किस प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, रूसो। तो सुकरात ने किया। सुकरात को आदर्शवादी दार्शनिक के ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि का, यानी प्रश्नों के रूप में उत्तर को कौन पूछते थे? सुकरात। आत्मानुभूति का अर्थ है मस्तिष्क का ज्ञान, आत्मज्ञान, सांसारिक ज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो आत्मानुभूति का अर्थ होता है आत्मज्ञान, यानी अंदर से जिसकी जो ज्ञान प्राप्त होता है, अंदर से मतलब अपनी आत्मा से प्रेरित होगा, उसे आत्मानुभूति कहते हैं। अगला है, परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान होता है अनौपचारिक, औपचारिक ज्ञान एवं दोनों असंचरित ज्ञान। यानी अनौपचारिक ज्ञान होता है परिवार के द्वारा, सगे संबंधी या पारिवारिक। औपचारिक ज्ञान जो दिया जाता है वो कहाँ होता है? वो विद्यालय में। प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, रूसो। प्रकृतिवादी जो सबसे ज़्यादा था वो था रूसो। रूसो ने कहा था कि बच्चे को जो है जंगल में छोड़ दो, प्रकृति उसे अपने अनुकूल में ढाल लेगी। इसलिए प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? रूसो मानता है। कौन सा यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, उपयुक्त सभी। आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक जो था वो था सुकरात। आगे था, क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित है? प्लेटो, जॉन डेवी, अरस्तु, इनमें से कोई नहीं। जॉन डेवी कहते हैं जो क्रियात्मक विचार है, करके सीखना। ज्ञान को वैध बनाती है कल्पना, सूचना, औपचारिक शिक्षा, सत्यता। जैसा कि मैंने कहा, विद्यालयी शिक्षा जो होती है ज्ञान को वैध बनाती है, वो मानदंडों पर होता है, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा। परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई? जर्मनी में, अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में। तो अमेरिका में हुई। ज्ञान एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होता है जब ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यक्ष की समझ विकसित करनी हो, ज्ञान का उसके व्यवहार जीवन में प्रयोग किया जाए, ज्ञान को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाए। उपयुक्त सभी। ज्ञान एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होता है जब ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यक्ष की समझ की विकसित की जाए। बिल्कुल सही बात है, पहला भी ठीक है। ज्ञान का उसके व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए, बिल्कुल सही है, तभी वो ज्ञान है। ज्ञान को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया, बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त सभी। यानी इसमें डी सही होगा, उपयुक्त सभी होंगे ये। ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञान और उपस्थित होने का योग है। यानी ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान, ज्ञात और उपस्थित होने का योग है। ये किसने कहा है? तो आंद्रे बुद्रो या तेकेउची, सुकरात या लॉक। तो ये लॉक ने कहा है, जॉन लॉक ने कहा है। संस्कृति निर्भर है ज्ञान पर, दर्शन पर, व्यवहार पर, इंद्रियों पर। तो ज्ञान पर है, संस्कृति निर्भर है। राष्ट्रीय पाठशाला 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हुए हैं? 4, 5, 3, 2। तो यानी राष्ट्रीय पाठशाला NCF के जो हैं अब तक 5 प्रारूप जारी हुए हैं। वर्तमान समय में 10+2+3 फार्मूले पर आधारित शिक्षा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, कौशल विकास की शिक्षा है, इनमें से कोई नहीं। तो ये औपचारिक शिक्षा थी, ये सही होगा इसमें। अगला, रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं, जो हैं प्रकृति, माता पिता, प्रकृति खेल वस्तुएं, प्रकृति मनुष्य वस्तुएं और प्रकृति घर विद्यालय। तो प्रकृति मैंने बताया था, प्रकृतिवादी जो कौन है? रूसो है। और प्रकृति को इसने सब जो है कहा बालक की माँ माना है। तो प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं, रूसो ने इसको शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोतों को बताया, यानी सी सही होगा। अगला, प्रसिद्ध आदर्शवादी
आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति किस विधि के विकास का बल दिया? संवाद विधि पर, आगमन विधि पर, प्रश्नोत्तर विधि पर, समस्या समाधान पर। तो प्रश्नोत्तर विधि पर उन्होंने जो है ज़्यादा वो दिया था। किसके अनुसार मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप हैं? किसने कहा ये? लॉक, प्लेटो, सुकरात या रूसो? तो मैंने बताया कि प्रकृतिवादी कौन था? रूसो था। तो रूसो प्रकृति को सबसे बड़ी शिक्षिका मानता है बच्चे की, इसलिए उसने कहा कि मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि मैं ये बालक के लिए अभिशाप समझता हूँ। तो रूसो स्वाभाविक ज्ञान को प्रागनुभाविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना है? तो डीवी, प्लेटो, मैकडूगल, इनमें से कोई। तो मैकडूगल ने माना है। कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन है कार्ल श्वेबी का, लॉक का, सुकरात, अरस्तु? तो कार्ल श्वेबी का है। ठीक है। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 17वीं में या 20वीं शताब्दी में? तो 17वीं शताब्दी में। ज्ञान का साधन है अनुभव, संवेग, भाषा, उपयुक्त सभी। तो ज्ञान का साधन सभी, अनुभव भी है, संवेग भी और भाषा भी है, तो उपयुक्त सभी होगा। ज्ञान एक साध्य के रूप में तब तक प्रकट होता है जब ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में प्रकट किया गया हो, ज्ञान का परीक्षण किया गया हो, ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में लिया गया हो। उपयुक्त सभी यानी उपयुक्त सभी। ज्ञान एक साध्य के रूप में तब प्रकट होता है जब ये तीनों उपयुक्त बातें सही हैं। ठीक है। तो डी सही होगा। अगला है पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, यह कथन किसका है? फ्रॉवेल का, मुनरो का, पाल हेरसट का या सुकरात का? तो ये फ्रॉवेल का है। जॉन डीवी ने ज्ञान प्राप्ति करने की किस विधि का विकास किया? तो जॉन डीवी ने प्रयोग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या तीनों विधि? तो प्रयोग विधि का जॉन डीवी ने ज्ञान प्राप्त करने का विधि का विकास किया है। ज्ञान की प्रकृति है ज्ञान एक साध्य के रूप में, ज्ञान एक साधन के रूप में, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त दोनों, ज्ञान एक साध्य के रूप में, ज्ञान एक साधन के रूप में। सूचना की आवश्यकता होती है औद्योगिक संस्थानों में, विद्यालयों में, निर्णय लेने में, उपयुक्त सभी में। सूचनाओं की आवश्यकता तो इन उपयुक्त तीनों में होगी क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र संस्थानों में भी सूचना की आवश्यकता होती है उद्योग से संबंधित। दूसरा, विद्यालयों में भी सूचना की आवश्यकता होती है पठन पाठन और अन्य ऑफिशियल वर्क से, और निर्णय लेने में भी सूचना की आवश्यकता होती है उपयुक्त सभी में। मनुष्यों में बोध विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है अवैध ज्ञान का, लेना पड़ता है वैध ज्ञान का, सीखने के सिद्धांत का। अब दो इनमें से कोई नहीं। तो वैध ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है मनुष्यों में बोध विकसित करने के लिए। अगला है अरस्तु जे जो ज्ञान प्राप्त करने की विधि किस विधि का विकास किया? यानी अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया? तो निगमन विधि का, आगमन विधि का, एवं दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आगमन विधि का किया था अरस्तु ने। कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? सूचना, जानना, बुद्धिमत्ता, इंद्रियां। तो सूचना ज्ञान का रूप है, जानना भी ज्ञान का रूप है, बुद्धिमत्ता भी ज्ञान का रूप है, किंतु इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां ज्ञान का रूप नहीं है। अगला है सूचना का साधन है संचार, प्रत्यक्ष जानकारी देने वाला, दृश्य, श्रव्य, उपयुक्त सभी। देखो, संचार भी सूचना का साधन है, प्रत्यक्ष जानकारी देना भी सूचना का साधन है, कहीं से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं तो भी सूचना का साधन है। दृश्य श्रव्य सामग्री यानी चाहे रेडियो हो चाहे टीवी हो, दोनों ही सूचना के साधन है, उपयुक्त सभी होगा इसमें। 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है कोठारी आय शिक्षा आयोग ने, मोदारली आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने, यूजीसी ने। तो कोठारी आयोग ने जो है की है, इसमें असही होगा। दूसरा, ज्ञान का स्रोत है प्राथमिक, द्वितीयक, अब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान का स्रोत है, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ज्ञान के प्रथम, द्वितीय के साथ साथ तृतीय भी होते हैं। पाठ्यक्रम के अंत में
प्रश्नमाला दी जाती है। जो पाठ्यक्रम पुस्तक में होता है उसके अंत में प्रश्नमाला दी जाती है। गृह कार्य हेतु, पुनरावृत्ति हेतु, सुदृढ़ीकरण हेतु उपयुक्त सभी के लिए। देखिए गृह कार्य हेतु भी दी जाती है कुछ बार, पुनरावृत्ति यानी जो हमने पढ़ाया उसके पुनरावृत्ति बताने के लिए भी, उनको उत्तर देने देते हैं टीचर, उसके लिए भी। दृढ़ीकरण हेतु यानी उन्हें अच्छी तरह से ध्यान रहे यही चीज़ सही है, उसके लिए भी यानी उपयुक्त सही होगा। मेले तमाशे शिक्षण के हैं। दृश्य साधन, सामुदायिक साधन, श्रव्य साधन या व्यक्तिगत साधन। मेले तमाशे जो हैं शिक्षण के सामुदायिक साधन हैं, क्योंकि सभी लोग आते हैं, सभी पढ़ने वाले भी और गैर पढ़ने वाले, तो ये सामुदायिक हो गए। दृश्य साधन है, श्रव्य सामुदायिक साधन, तो इसमें होगा सामुदायिक साधन। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, विकास, परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं, अभिवृद्धि कहेंगे। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। कक्षा का नेता होता है मॉनिटर, कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक और प्रधान अध्यापक। तो कक्षा का नेता कौन होता है? मॉनिटर होता है। अगला विद्यालय का कार्य है शारीरिक शिक्षा, शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना है, उपयुक्त सभी। तो विद्यालय का कार्य क्या है? चहुमुखी विकास करना। किसका? शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, चारित्रिक विकास भी करना। अगला है 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव था, कोठारी आयोग का था, मुदारली आयोग का था, राधाकृष्ण आयोग, इनमें से तो कोठारी आयोग का था। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? रशियन, यूनानी, लैटिन, स्पेनिश। ये यूनानी भाषा में स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? विद्यार्थी, शिक्षण, पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो निम्न में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो विद्यार्थी भी होगा शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण भी होगा और पाठ्यक्रम भी होगा, यानी उपयुक्त सभी। ये कहा था है जॉन एडम्स ने कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम, ये तीनों, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे? गपशप करने में, आराम करने में, कोई रचनात्मक कार्य करने में, सड़कों पर घूमने में। तो कोई रचनात्मक कार्य करने में यूज़ करेंगे, यानी सी सही होगा। कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? निरंकुशतावादी होना चाहिए, मुक्तात्मक होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, कल्पना की ओर होना चाहिए। तो कक्षा में शिक्षक का व्यवहार जो होना चाहिए प्रजातांत्रिक होना चाहिए। अगला है समस्या समाधान विधि के जनक हैं सुकरात तथा सेंट घामस और जॉन डीवी, किलपैट्रिक, टॉमस एम रिस्क। तो सुकरात जो है समस्या समाधान विधि के जनक हैं। शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना, प्रोत्साहन देना, उपयुक्त सभी। देखिए शिक्षा में पुरस्कार का महत्व, ये तीनों ही चीज़ें हैं। छात्रों का सर्वांगीण विकास भी करना है पुरस्कार देने से, छात्रों की नियमित उपस्थिति भी रहना है और प्रोत्साहन देना भी है। अगला अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है स्वाध्याय, अनुकरण, अवलोकन और सूक्ष्म शिक्षण। अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का, यानी टीचर्स स्किल डेवलपमेंट के लिए सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय समझौते कराना, अंतर्राष्ट्रीय तनाव बनाए रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध स्थापित करना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना। तो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है राष्ट्रीय एकता का विकास करना। शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, ग्रंथ, कोश, कर्म, यानी ज्ञान है। सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं विधि, साधन, वातावरण, उपयुक्त सभी। तो सूचना के अंतर्गत सभी सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? सामाजिक शिक्षा, सामुदायिक प्रभाव, समुदाय का प्रभाव, विद्यालय पाठ्यक्रम, राज्य का प्रभाव। तो नियमित शिक्षा के अंतर्गत जो आता है वो आता है विद्यालय पाठ्यक्रम। सामाजिक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, सामुदायिक का प्रभाव का कोई नहीं होता, राज्य का भी प्रभाव कोई नहीं होता, केवल विद्यालय पाठ्यक्रम होता है शिक्षा के अंतर्गत, नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगला है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है प्रभावी, रोचक एवं अवबोधन, इनमें से कोई नहीं। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग जो है शिक्षण को प्रभावी और रोचक दोनों बनाता है, यानी अ और ब, यानी सही है इसमें।
प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, व्यक्तिगत विकास, चरित्र विकास, जीवकोपजन प्राप्त। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व विकास है, व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास। किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। यह कथन है जेकर, डी वेल, एल वल्किन, रोपली एवं टर्नर, यानी जो होगा जेकर। शिक्षा है एक सामान्य प्रक्रिया, विद्यालय ज्ञान तथा सीमित प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, एक सामान्य विधि, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। अगला है, कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद या प्रयोजनवाद जो बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है। ज्ञान प्राप्ति के 3 पद हैं, श्रवण, मनन, निषिद्धा, उपयुक्त, सभी, ये सभी हैं सब। डी सही होगा इसका आंसर। अगला है, शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो शिक्षण के उद्देश्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम की 3 प्रकार होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो सभी होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का सामान्य उद्देश्य हो सकता है? अगली कक्षा में प्रवेश, डिग्री प्राप्त करना, व्यक्तित्व का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का सामान्य उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का विकास होता है, ये सही होगा सी। अगला है, निम्न में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? नैतिक विकास से, संवेगात्मक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, सांस्कृतिक विकास से। तो जीन पियाजे का संबंध जो है संज्ञानात्मक विकास से है। वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं जीन्स, माता, वातावरण, राइबोसोम। तो वंश परंपरा के मुख्य वाहक जो है वो जीन्स होते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? तो समाज एवं परिवेश, शिक्षा आयोग, समितियाँ, शिक्षा के उद्देश्य, उपयुक्त, सभी, यानी इसमें सभी होंगे। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले समाज एवं परिवेश भी होगा, शिक्षा आयोग, समिति भी होंगी, शिक्षा के उद्देश्य भी होंगे, उपयुक्त सभी होगा इसमें आंसर। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है? मैकाइवर, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, पंडित नेहरू का। सहस्रावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो आत्म प्रेम, काम प्रवृत्ति, नैतिकता, जिज्ञासा। सहस्रावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? नैतिकता नहीं है, क्योंकि आत्म प्रेम भी होता है, काम प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा भी होती है, जानने की चीज़। आत्म प्रेम है अपने से प्रेम बच्चा करता है सहस्रावस्था में, काम प्रवृत्ति की वो करता है वो। आत्म प्रेम भी करता है, काम प्रवृत्ति से जिज्ञासा भी रखता है जानने के लिए, और नैतिकता मुख्य विशेषता नहीं है सहस्रावस्था की। अगला है, निम्न में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? निम्न में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? स्कूल, पुस्तकालय, धर्म, शिक्षण विधि। देखिए, स्कूल भी आता है नियमित शिक्षा के अंदर, पुस्तकालय भी आता है नियमित शिक्षा के अंदर, और शिक्षण विधि भी आती है, केवल धर्म नहीं आता है। अगला है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्न में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो माध्यमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो इनका अध्ययन जो है उपयुक्त सभी के लिए है। ठीक है, डी होगा इसका। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? विज्ञान, कला, वाणिज्य या शिक्षा? राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? शिक्षा। किशोर अवस्था की विशेषता है एकांगी रचना, समलैंगिक समूह का बनाना, विषमलिंगी समूह का बनाना, समस्याहीनता। तो विशेषता है
समूहों में बनाना, यानी समलैंगिक यानी अपने जैसे ही ग्रुप को बनाना है, इसकी विशेषता होगी। निम्न में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? परिवार, विद्यालय, समाज, यानी उपयुक्त सभी का प्रभाव पड़ता है। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है। बालक का चरित्र निर्माण, अनुशासन में सहायता, बाल व्यवहार का ज्ञान, यानी उपयुक्त सभी के लिए, यानी उपयुक्त सभी में। अगला परिवर्तन की अवस्था कहा गया है बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। परिवर्तन की अवस्था कहा है किशोरावस्था को। इसी को हल्लॉक ने कहा है तूफान की अवस्था जो कहा है किशोरावस्था को कहा, किसने कहा है? हल्लॉक ने। और यही परिवर्तन की है अवस्था भी है। ठीक है। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं तो मनोविश्लेषणवाद के जो फ्राइड हैं, स्किनर, एंजल, अरस्तु में, इनमें से फ्राइड हैं। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है अन्य शिक्षक के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति तथा समाज के लिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए उपयोगी है। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है मस्तिष्क, समाज, मानव व्यवहार, शरीर, यानी मानव व्यवहार ही शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने की कड़ी है। अगला है किस ग्रंथ में मानव विकास को 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है? ऋग्वेद, रामायण या महाभारत या पंचतंत्र, यानी महाभारत में हुआ है। विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन हैं? अरस्तु, गांधी, रस्क, यानी डीवी, तो डीवी हैं। विद्यालय एवं समाज के लेखक हैं। विद्यालय में लघु समाज, ठीक है, ये भी एक वो है, और डीवी को रखा गया है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ है प्लेटो से, अरस्तु से, लॉक से, फ्राइड से। शिक्षा का मनोविज्ञान का आरंभ जो हुआ है वो है अरस्तु से। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? वाटसन, वुडवर्थ और प्लेटो और स्किनर ने कहा। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है जीविका, अधिकार, ज्ञान या विकास। तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है विकास करना। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है विज्ञान, कला, अब दोनों या इनमें से कोई नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विज्ञान व कला दोनों ही है, यानी स होगा। शिक्षक की सफलता का रहस्य है विशिष्ट ज्ञान, शारीरिक गठन, आकर्षक व्यक्तित्व, मनोविज्ञान का ज्ञान। शिक्षक की सफलता का रहस्य है मनोविज्ञान का ज्ञान। इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक हैं एडिसन, एडम्स, डीवी, ड्रेवर। तो इसमें एडम्स हैं। ठीक है। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, प्रोजेक्ट विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि, तो मॉन्टेसरी विधि है। आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था अरस्तु ने, डेकार्ड ने, हेमन ने या लॉक ने? तो लॉक ने किया था आत्मनिरीक्षण विधि का। ये 133 क्वेश्चन है जो पेपर से बीएड का जो सेकंड ईयर का पेपर है उसका सब्जेक्ट कोड 201 है, उसकी फर्स्ट यूनिट थी। सेकंड यूनिट लेके मैं कल हाजिर होऊंगा आपके सामने। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कई बार देखने से ये आपको सहज ही याद हो जाएगा। सेकंड यूनिट इसकी, इसमें 5 यूनिट हैं, तो फर्स्ट ये, सेकंड के मैं कल उपस्थित होगा। नमस्कार।